प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए एक आम आदमी को या नहीं करना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं करोगे तो फिर करोगे कहाँ, मुझे बताइए। Is it a trap? बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर ट्रैप होता है, लोग फंसते हैं। आज आप जिस मकान में रहते हो वो तो ट्रैप नहीं है। आपको पता ही है मार्केट में कितने घोटाले और कितने घपले हो रहे हैं। बड़े बड़े जो प्रमोटर्स हैं जैसे जेपी है या सुपर टेक हो गया, जिन लोगों ने अभी लोगों को फंसाया है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेगी तब तक डर है ही नहीं किसी को। किस में इन्वेस्ट करें? व्हाट इज बेटर? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ऑप्शंस आप दीजिए प्लीज। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उसमें भी रिस्क है। इन्वेस्ट का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता कभी भी। इन्वेस्ट का मतलब होता है होल्ड। थोड़े दिन पहले एक चीज और वायरल हो रही थी। हाँ, रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है रादर देन आप उस प्रॉपर्टी को खरीद के उसमें रहो, वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। हंसी आती है सर मेरे को ऐसी बातों पे। मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो बातें तो करते हैं दुनिया को रवि सर, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ तरुण जी, और आपसे मिलकर और ज्यादा अच्छा हो गया। मजा आएगा सर। शुरू करें सर बिल्कुल बातचीत? बिल्कुल करते हैं ना। तो अभी सर प्रॉपर्टी के ऊपर बात करना है। मेरा सबसे पहला सवाल जो ये है वो बिल्कुल आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं करने वाला, जो एक्चुअल कंज्यूमर है प्रॉपर्टी का। वो जब प्रॉपर्टी आजकल खरीदने की जा रहा है तो एक तो डरा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में कितने घोटाले और कितने घपले हो रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके पड़े हैं। अब उनके ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अभी मुझे बताइए सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए एक आम आदमी को या नहीं करना चाहिए? इज इट अ ट्रैप? सर क्यों ट्रिप है? बिल्कुल आप करिए, प्रॉपर्टी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता कहाँ है तरुण जी। मतलब एक शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन इंसान और प्रॉपर्टी का ऊपर जाना निश्चित है। उसको कोई भी नहीं रोक सकता दुनिया में। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं करोगे तो फिर करोगे कहाँ, मुझे बताइए। प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हर किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दो। आप पूरा उसको अच्छे से देख कर समझ कर और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। वो जगह अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसकी जो सड़कें हैं वो एकदम चौड़ी चौड़ी हो, सीवरेज हो, लाइट कनेक्शंस या जो भी हो। आप बहुत ज्यादा सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए लेट्स से कि हम लोग एक जगह की रेट है ₹1,00,000 और हमको मालूम लग रहा है कि वहां पे 50,000 में मिल रही है। आप भी मन में तो अच्छे तरीके से जानते हो कि है तो ये ट्रैप ही, लेकिन बावजूद उसके अंदर जाके फंस जाते हो। 30 मार फाखा बन के आप उसके अंदर कूदते हो और फिर दुनिया को कोसते हो, भगवान को रोज बोलते हो भाई पूजा मैं तुम्हारी इतनी करता हूँ, बावजूद मेरे को इस ट्रैप में क्यों फंसा दिया। तो भगवान भी सोचता होगा यार इसको समझाते समझाते मैं थक गया, अब इसको अपने कर्मों पे जीने दे। तो मुझे जहां तक लगता है सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रैप नहीं होती। अच्छा चलिए मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, हालांकि इंटरव्यू आप ले रहे हैं। आप दिल्ली से जयपुर में, चूंकि जयपुर हूं इसलिए जयपुर की बात कर रहा हूं। आप दिल्ली से जयपुर कई बार गए हैं आप लोग? काफी बार गए। अगर मैं पूछूं दिल्ली से जयपुर जाने के बीच में टोटल कितनी गाड़ियां आपने देखी, उसके कौन कौन से कलर थे, कौन कौन से मॉडल थे, क्या आप बता पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा। नहीं बताएंगे। चलिए मैं एक इसको थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं तरुण जी। वहीं पर क्या होता है कि एक गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है मेजर। हाँ। ठीक है, अब मुझे बता पाएंगे कि वो कौन से कलर की गाड़ी थी? हाँ, अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ और मेरी आंखों के सामने से निकलेगा तो मैं बता पाऊंगा। डेफिनेटली आपकी आंखों से निकलेगा, क्योंकि वहां पे भीड़ होगी, लोग दिखेंगे, आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, अल्टीमेटली आप मैं उसको बता दूंगा कि देखेंगे। हाँ, देख। मैं बोलता हूँ आप गाड़ी का कलर नहीं बताओगे, उसके अंदर जो बैठे थे लोग उनके कलर बता दोगे, आप उनकी संख्या बता दोगे, कितने जेंट्स थे कितनी लेडीज थी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो सेम वही बात ट्रैप की है ओके। कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रैप नहीं होता है। ठीक है ना। बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर ट्रैप होता है, लोग फंसते हैं। आज आप जिस मकान में रहते हो वो तो ट्रैप नहीं है। ऑब्वियसली। ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पर होती है, हमको मिलता तो बहुत कुछ है लेकिन हम गिनतियां केवल उसकी करते हैं जो हमको नहीं मिला। यानी सेम वही चीज होगी, इतने सारे प्लॉट्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारी नजरें उसी पे पड़ती है जहां पर प्रॉब्लम है। यहाँ पंगा हुआ आपकी भाषा में मैं बात करूं। बेसिकली आप एक काम कीजिए, एक हम लोग बड़ा सारा चार्ट पेपर लेते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा साफ सुथरा पड़ा है।
लेकिन एक काला डॉट आप उसके ऊपर डाल दीजिए, आपकी नजर मुझे सच सच बताइएगा व्हाइट पेपर पे पड़ेगी या उस डॉट के ऊपर? काले डॉट। सेम वही चीज है। इतने ज्यादा जितने आप समझ रहे हो उतने ज्यादा ट्रैप नहीं है। और ट्रैप है तो फंसाने वाला चाहिए, और फंसाने वाले को तभी ट्रैप किया होता है जब आप फंसते हो। तो सिंपल सी चीज है, आप ज्यादा सस्ते के लालच में मत पड़ो, हर चीज को अच्छे से चेक करो। और सबसे बढ़िया बात है, आज का आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अपने अपने काम में बिजी हो। आप कहीं कमा रहे हो इसीलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हो, हाँ। इसका मतलब आपके पास टाइम कम है। तो लीगल करो, हायर करो लीगल के अंदर, वो आपको सारी कमियां बताएगा। ड्यू डिलिजेंस चेक करो उसकी। और सबसे बड़ी बात है, आपको अगर लोन किसी रीजन भी नहीं भी लेना है, आप छोटा सा एक किसी बैंक से लोन ले लो। अब वो प्रॉपर्टी का रिस्क केवल आपका नहीं रहा, वो बैंक का रहा, वो आपके बिहाफ पे पूरी की पूरी उसकी ड्यू डिलिजेंस भी चेक करेगी, लीगल भी चेक करेगी, और आपको 200% सिक्योर कर देगी कि हाँ इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सर मेरा सवाल ये इस वजह से था, रीजन भी क्योंकि मैं आपको बता भी देता हूँ, दो तीन रीजन है। हाँ। एक तो बहुत बड़े बड़े जो प्रमोटर्स हैं, जैसे जेपी है, ठीक है, या सुपरटेक हो गया, जिन लोगों ने अभी लोगों को फंसाया है। अब जेपी में हजारों लोगों ने फ्लैट्स खरीद रखे हैं जिनको आज तक पोजीशन नहीं मिला है, लेकिन वो फिर भी बैंक लोन्स अपने बेचारे भर रहे हैं। अदरवाइज बैंक उनको केसेस कर रहे हैं, या उनको एक तो वहां से केसेस लड़ रहे हैं और फिर बैंक से केसेस लड़ रहे हैं। मैं इस वजह से ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम जेपी की नहीं है। इसके अंदर प्रॉब्लम सुपर जो भी आप बतला रहे हैं टेक, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रॉब्लम है स्ट्रिक्टनेस की। हालांकि जिस समय जेपी सुपरटेक बनना शुरू हुए थे उस समय तक रेरा नहीं था, रेरा 2017 में आया है, ठीक है। लेकिन रेरा आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई, ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेगी, तब तक डर है ही नहीं किसी को। ज्यादा से ज्यादा आप पेनल्टी लगा दो। पेनल्टी से कौन डरता है? आपने इतना सारा चूस लिया, इतना सारा पैसा जनता से ले लिया, उसका अगर छोटा सा पार्ट आप वापस पेनल्टी के रूप में दे दोगे, क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात है, जो भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो भी है, थोड़ा सा बायस हो सकता है, बैक ऑफ द कैमरा हो सकता है, बेसिकली पैसा किनका लगा है? ब्यूरोक्रेट्स भी हैं उसके अंदर, उसके पॉलिटिशियन भी हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कड़ाई करने ही नहीं देते। आप चाहते हो कि कड़ा बनो, उनको सजा दो, लेकिन इतने में से एक कोई ऐसा आदमी निकल कर आएगा, मैं हूं ना। अब वो मैं हूं का बोलते ही, उसका चेहरा देखते ही, अच्छा सर सबको समेटो, और हमको अपनी नौकरी क्यों खोनी है? नुकसान तो जनता हो रहा है ना, जनता को नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ता है? और रही बात आपने जो बोला कि उन्होंने लोन ले रखा है, तो भाई बैंक तो पैसा नहीं छोड़ेगी। आप बैंक से अगर पैसा नहीं चुकाओगे तो आपका सिविल के अंदर खराब करके आपके छोड़ देगी। आप कोर्ट केस करते रहो, कोर्ट केस के अंदर तारीखें पर तारीखें पर तारीखें। लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी चीजें तरुण भाई, ये सब की सब चीजें एक्चुअली बिल्डर या आपका इन्वेस्टर है केवल उससे रिलेट नहीं करती, ये ऊपर से बह के आती है। और इसके अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हो, काफी सारे प्रोटेस्ट भी हुए होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है ना। आदमी काम करता है, फिर काम करता है, फिर स्ट्राइक करता है, और लास्ट में थक के बैठ जाता है कि इसका रिजल्ट तो कोई निकलना नहीं, और शांति से घर पे आके बैठ जाता है। तो यही होता है, हिम्मत हार जाता है। किस चीज में इन्वेस्ट करें? अगर ये प्रॉपर्टी, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो मुझे तो सेफ नहीं लग रही है, तो हम किस में इन्वेस्ट करें? व्हाट इज बेटर? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? ऑप्शंस आप दीजिए प्लीज। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या फिर, क्योंकि गोल्ड तो देखो एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी बेच सकते हो, या फिर हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करें? उसमें भी रिस्क है, उतना ही रिस्क है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप कभी भी बेच सकते हो। अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत आ जाए, तो इट टेक मी एटलीस्ट 6-7 months और एन ईयर टू सेल दैट प्रॉपर्टी। सर तरुण जी, सबसे पहला मुझे लगता है आपने जो पूछा है उसी के अंदर कहीं ना कहीं वायरस है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आप बात क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट की बात कर रहे हो। इन्वेस्ट का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता कभी भी। इन्वेस्ट का मतलब होता है होल्ड, जो सहेगा वही रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम आप उसको 6-7 साल के लिए होल्ड करो, समझ गए। शेयर्स जो हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो काफी अच्छा है, मैं उसके लिए ना नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पर एक लालच है। वहां पर आदमी इन्वेस्ट कम करता है, ट्रेडिंग ज्यादा करता है। और आज ट्रेडिंग के अंदर शेयर्स का इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि हर
3 साल से पहले पहले जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको बतला देंगे कि हमारे कस्टमर्स चेंज हो गए, क्योंकि हर कोई घाटे के अंदर है। सपना देखता है कि बढ़ रहा है, वो जो बढ़ता हुआ शेयर है उसकी कीमत तो देख रहा है, जो घटता हुआ शेयर है उसकी कीमत देख रहा है, जो बराबर में पड़ा है, जो आप चाहते हो कि बढ़ जाए, वो न तो घट रहा है न बढ़ रहा है और आप इंतजार कर रहे हो, वहां पर आप ब्याज के अंदर पूरी तरीके से नप जाते हो, पूरी तरीके से पूरे हो जाते हो। वो ऊपर नीचे वाले दोनों बराबर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि वो पहले की बातें छोड़िए, आज की डेट में जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, जहां पर इन्फ्लुएंसर है, जहां पर आपको समझाने वाले पता नहीं तथाकथित जो ज्ञानचंद, हुक्मचंद, रायचंद, ये चंद लोग टाइप के किस्म के लोग हैं, ये आपको आबाद करने के लिए नहीं बल्कि अपने मालिकों को आबाद करने के लिए बैठे हैं। आप उसमें बर्बाद ही होते हैं। चलिए, आप शेयर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज अगर रखते हो, एक दिन एक टाई पहना हुआ आदमी एक नेशनल चैनल पे आता है और बोलता है इस कंपनी के अंदर कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ये नीचे जाना चाहिए। इतने में आपने देखा, आपने बोला ये टाई लगाया हुआ आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं मेरे बिजनेस में बिजी था, इसने जो बताई है वो चीजें ठीक है। आप पैनिक होते हो और आप क्या करते हो, उन शेयर्स को बेचते हो। लेकिन जरा उस टाई लगाए हुए आदमी की किस्मत देखिए, उसको सैलरी तब मिलती है जब उसका प्रमोटर उन शेयर्स को खरीद पाएगा। क्योंकि वो तो बोलता है कि तुम बिकवाने का बोलो और मैं यहाँ पे ला 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 करके लाला बन के बैठा हूं। और फिर एकदम से अचानक क्या होता है, 10 ही दिन के अंदर उसके सारे फंडामेंटल ठीक हो जाते हैं, उसकी सारी कमियां दूर हो जाती है और एकदम से 10%, 12%, अगर सर्किट नहीं लगा होता तो पता नहीं 20% तक बढ़ जाता है। क्यों आखिर ऐसा? जो शेयर आज 6 महीने से 8 महीने से एज इट इज पड़ा था, डिप ले रहा था और एकदम से उठ जाता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, वो एक दिन 18% बढ़ता है, दूसरे दिन आप मान के चलो करीब करीब 90% केसेस में फिर से नीचे डिप लेगा। उसका रीजन है, जिस समय आपका शेयर बढ़ रहा होता है, आदमी उत्साहित होता है, यार अब तो इसकी लॉटरी लगी है, अब तो खरीद लो इसको, और तभी वो जो प्रमोटर होता है उसने बेचने शुरू कर दिए होते हैं। तो कमा आप नहीं रहे, कमा तो एक्चुअली वो प्रमोटर या जो भी रहे हुए हैं वो हैं। और शेयर्स की जहां तक आप बात कर रहे हो, मुझे चलिए आप एक चीज बताइए, पेपर एस्टेट बढ़िया कि रियल एस्टेट? तो रियल एस्टेट, क्योंकि मेरी आंखों के आगे है, सामने है मेरे। तो सिंपल सी चीज है, पेपर एस्टेट शेयर्स जो है वो पेपर एस्टेट है, जो आपको दिखता नहीं है, उससे आपका स्टेटस नहीं बनता। आप लोगों को शेयर ले जाके दिखाते थोड़ी हो, आजकल तो कागज में भी नहीं है। और रियल एस्टेट ऐसी चीज है, जब कोई के पास पड़ी है तो आपकी इज्जत भी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, लोगों को दिखाते हो ये देख भैया ये मेरी जगह है। बैंक से भी आपको लोन आसानी से मिल सकता है, मतलब कम रेट में मिलता तो सब पे है और ज्यादा मिलता है। सेकंड चीज आपने बात की धातु, सोना चांदी कुछ भी है, ठीक है, मैं बोलता हूं आपको पहनने के लिए जो चाहिए, स्टेटस के लिए जो चाहिए, चाहे आपकी वाइफ पहनती है, घर की लेडीज पहनती हैं, आप पहनते हो, वहां तक सब कुछ ठीक है, गोल्ड ठीक है। आपके बच्चों की शादी के लिए आप एक सिक्योरिटी के लिहाज पे अगर गोल्ड रखते हो तब तक ठीक है। एक लिमिटेड आप गोल्ड रख सकते हो, अनलिमिटेड गोल्ड नहीं रख सकते, क्योंकि उसके साथ में आपको सिक्योरिटी रखनी होती है। उसको कल कोई चुरा नहीं ले जाए, उसको तकिए के नीचे रख के सो नहीं सकते, कल गोल्ड चुरा के ले जाए वो तो बाद की बात है, सबसे बड़ी बात है जान माल की जोखिम है। और तीसरी बात पे आते हैं कि प्रॉपर्टी, अगर आप एफडी बोलते हो तो एफडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4-5-6% के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। सही बात, ठीक है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट के अंदर बड़ा क्लियर सा है कि ये शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन इंसान और प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी ही जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती, बशर्ते वो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी केवल आपको ग्रोथ नहीं देती है, सब पैसा कमा के नहीं देती है, प्रॉपर्टी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। आपने कभी देखा है किसी की गाड़ी बिक गई, किसी का शेयर बिक गया, किसी का सोना बिक गया, तो कभी किसी को रोते हुए देखा आपने? ना, बिक गया कमा लेंगे। लेकिन जब कोई प्रॉपर्टी बिकती है ना तरुण जी, तो घर मान लीजिए, घर की बात ही कर रहा हूं, तो आदमी फुट फुट के रोता है, यहाँ मेरे दादाजी रहते थे, यहाँ मेरी शादी हुई थी, यही वो घर था जहां मेरे बच्चे ने जन्म लिया था। क्योंकि आप इमोशनल पूरी तरीके से मतलब ड्रिवन होते हो। इसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, आपके पास रहने की छत होती है। आप शेयर्स है या सोना है, उसको हाथ पे ऊपर रख के छत नहीं बना सकते।
ठीक है ना। पहले होता था रेंट वालों को तो की शादी भी नहीं होती थी। मैं बता रहा हूँ सर, उस पे भी आऊंगा। उसके बाद आपको लोन चाहिए, इवन आपके शेयर्स पे और सोने पे लोन मिलता है, लेकिन कंपेरेटिवली काफी सस्ता और ज्यादा लोन प्रॉपर्टी में मिलता है। सबसे बड़ी बात है आपकी गुडविल होती है, आपका जो प्रेस्टीज इशू जो होता है कि आप प्रॉपर्टी को दिखा सकते हो ये मेरी प्रॉपर्टी। और जैसा अभी आपने बोला, आपके पास गोल्ड हो या ना हो, शेयर हो या ना हो, अगर किसी को अपनी बच्ची आपके घर में देनी है तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ढूंढती है। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। मेरी बच्ची जो है दर दर ठोकर नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल सी चीजें हैं ये। तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट कीप योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। डेफिनेटली सही है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कीजिए, लेकिन उसमें मेजर पार्ट जो है वो प्रॉपर्टी का रखिए। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है। सबके अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर कोई पंडित बोलता है कि इस राशि का आदमी जो इस घड़ी में इस नक्षत्र में जन्मा था वो बहुत धनवान बनेगा, तो मैं बोलता हूं उससे बड़ा कोई झूठा है ही नहीं, पाखंडी है वो पंडित। कोई एक आदमी थोड़ी जन्मा था उसके अंदर, बिल्कुल। नाम तो आपने रखा है, ठीक है ना। बाकी जन्म का जो तारीख है, जो जगह है, उसमें पता नहीं कितने सारे बच्चे उस समय जन्मे होंगे। तो जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे धनवान बन गए या ज्यादातर सारे के सारे गरीब बन गए। ये तो आपके कर्मों से पहचान होती है आपकी, ठीक है ना। वरना ब्रांडेड कपड़े तो शोरूम्स के बाहर में जो पुतले होते हैं ना वो भी पहनते हैं। सर इसमें ना एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे आपने बोला कि भाई एक स्टेटस सिंबल है प्रॉपर्टी। हाँ अगर मेरा अपना घर है तो मेरा एक स्टेटस है। पर थोड़े दिन पहले एक चीज और वायरल हो रही थी हाँ कि रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है रादर देन आप उस प्रॉपर्टी को खरीद के उसमें रहो, वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो क्या हंसी आती है सर मेरे को ऐसी बातों पे। मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो बातें तो करते हैं दुनिया को अमीर बनाने की, और ऐसी छोटी सोच के साथ ये बोलते हैं कि वो उसको गरीब बना के छोड़ेंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं सर आपको, ठीक है ना। मतलब क्या पागलपंथ है कि आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा है, करोड़ों के आप मालिक हो, लेकिन आप एक रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट हो जाओ। उसका रीजन है कि रेंटल प्रॉपर्टी है, उस पर आपको 3-4-5% का ब्याज दे, मतलब किराया देना पड़ता है, जबकि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर 12% की अर्निंग आप कर रहे हो। 72 का फार्मूला चलता है, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मन तो नहीं करता कि मैं उनके लिए तालियां बजाऊं, किसी हालत में नहीं बजाऊंगा। उसका रीजन, चलिए मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मैंने एक जगह पहले भी ये सिंपल सा सवाल पूछा है, ठीक है, और इसका सच आप ही से जानता हूं, ठीक है। सर एक धीरू भाई अंबानी करके हमारे यहाँ पर हुए थे, काफी लेजेंडरी थे, विजनरी थे, ठीक है। उन्होंने एक नारा दिया था उस समय, कर लो दुनिया मुट्ठी में। शायद उस समय लोग नहीं समझ पाए, आज सबको पता है हमारे मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया आ गई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप भी मोबाइल रखते हैं, मैं भी मोबाइल रखता हूं, ठीक है। चलिए अभी मान लीजिए आपको कनॉट प्लेस जाना है, सिंपल सा है, ठीक है। अभी एक आप अपनी गाड़ी निकालोगे, उसके अंदर एसी नहीं चल रहा होगा, फिर पार्किंग से बाहर निकालोगे, कंसंट्रेट करके गाड़ी चलाओगे, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, वहां जाकर पहुंच जाओगे तो पार्किंग की प्रॉब्लम है, काफी सारी प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक काम कर सकते हैं, उबर, ओला, रेपिडो या और भी आपके दिल्ली में जो भी गाड़ियां चल रही है, ऐप चलती है, उस ऐप को बटन दबाओ, उसको, वो गाड़ी आएगी एकदम चिल्ड हुई हुई, ठीक है, ठंडक है एकदम। आप घर के बाहर आओ, ओटीपी पूछो और पीछे की सीट में बैठ जाओ राजा की तरह। ड्राइवर आपका हुक्म बजा रहा है और गाड़ी चला रहा है, आप आराम से रील देखो, न्यूज देखो, मोबाइल पे बात करो, कोई पुलिस वाला आपको पकड़ने के लिए नहीं है। बल्कि साला जो देख रहा है बोल रहा है यार राजा आदमी है, मतलब ड्राइवर मेंटेन करता है, बढ़िया गाड़ियां मेंटेन करता है। और एक नहीं, जब मैं देखता हूँ अलग अलग गाड़ियों में निकलता है, नंबर भी अलग अलग है, होता है ना ये। अच्छा, जगह पे आप पहुंच जाओगे तो क्या करेगा, आप गाड़ी लगाते तब तो कहीं पार्किंग में लगा के एक फकीर की तरह पैदल आते, जैसे इसके पास पैसा नहीं था ये पैदल आ रहा है मेरे शोरूम में, और वो एकदम गेट के ठीक आपको सामने की साइड में गाड़ी से उतारेगा, ठीक है। और उसके बाद आप बड़े आराम से जाते हो। इससे ज्यादा कंफर्ट आपको कहाँ मिलेगा। नहीं आपके पास गाड़ी है, बेच दो, ऊबर में ट्रेवल करो ना सर, बेस्ट है ना। कर पाओगे? नहीं। सर ये लॉजिक यहाँ पे कुछ फिट नहीं हो रहा ना।
क्यों नहीं हो रहा, आप बताइए। सर यहाँ पे तो हम पैसे की बात कर रहे हैं ना, कि अगर जैसे जो उनका लॉजिक था वो मैं बताता हूँ हाँ आपको। आपको वैसे पता ही है हाँ कि भाई जो पैसे का मैं घर खरीदूंगा, हाँ ऑब्वियसली उसके ऊपर लोन लूंगा, हाँ। और उस लोन की मुझे दोगुनी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। अगर 1 करोड़ का लोन लिया तो आप 1 करोड़ 80 लाख के आसपास आप वापस करोगे। हम्म। ठीक है, अब उस 80 लाख को जब आप प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आपने ले हाँ रखी है, और आप जब उसे बेचने जाओगे, हाँ तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलने वाला है जितना आप दोगे। हाँ सर, एग्जैक्टली मैं आपको वही तो बोल और रहा हूँ रेंट पे रहोगे आप तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देनी है। सर। मैं और एग्जैक्टली आपको वही चीजें बता रहा हूँ तरुण जी, मैं दोनों चीजों को जोड़ता हूँ। पहली बात तो आपको गाड़ी में इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ा, हाँ। आप रेंटल गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात, सेम बात मैं करता हूं, अगर आपने गाड़ी परचेज की, 1-2 साल बाद आप गाड़ी को बेचने जाओगे तो एप्रिशिएट तो होनी नहीं है, डिप्रिशिएट और डिप्रिशिएट की होनी है, तो वहां भी नुकसान है। तो फार्मूला तो सेम है, कहां फर्क है आप बताओ। इसको और अच्छे से मैं बताऊं का फर्क है ना सर, इमोशन का फर्क है। सर, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको, एग्जैक्टली मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं आपको, कि रेंटल जो मकान है उसमें आप पैसे तो बचा लोगे, लेकिन तब बचाओ ना जब आप गरीब हो। जब अमीर हो, पैसा आपने कमाया क्यों है? स्टेटस के लिए कमाया है, लोगों को दिखाने के लिए कमाया है, सिक्योरिटी के लिए कमाया है। आप चाहते हो कि खाली आप मकान नहीं कमा रहे हो, उसके साथ में फर्नीचर भी लगाओगे, अपनी पसंद का लगाओगे। 2 करोड़ का मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, उस पर करोड़ रुपए मान लीजिए, 50 लाख फर्नीचर लगा रहे हो। फर्नीचर देखेगा तभी तो आदमी आएगा, वरना तो सारे ईंट पत्थर बजरी है। क्या आप उस रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इतना बड़ा खर्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि लगता है पता नहीं है कब खाली करके चले जाना है। तो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है? कल क्या आपको जरूरत के समय अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो तो क्या रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले पाओगे? मैं कह रहा हूँ, मैं सेटिस्फेक्शन को एक पॉइंट, सेटिस्फेक्शन को हटा देते हैं सर, सारा खेल ही सेटिस्फेक्शन का है सर। मॉनिटरी। आप अभी मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं, अगर मुझे उनको लगता है कि आपका महंगी चीज लगाने से पैसा बर्न होता है, मैं यूं बात करता हूं आपको, उतने ही पैसे से आप कुछ और चीज काम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो फिर एक काम करो ना सर, आपने ये तो बोल दिया कि मैं साहब खुद का मकान होते हुए भी किराए पे रहता हूं, तो पहली चीज तो ये है कि आप रेंट पे रहते हो, और दूसरे मकान को या तो आपने खाली छोड़ रखा है, कुछ भी नहीं आता, और दूसरी बात है उसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि आप 4% दे रहे हो और आपके पास 15% का रिटर्न आ रहा है? इम्पॉसिबल। और सेकंड, आपको लगता है कि इनसे कुछ भी नहीं होता, तो एक काम करो ना, ये 5,000 के शर्ट जो होते हैं जो लोग पहन के घूमते हैं, उसकी बजाय मंदिरों के बाहर काफी सारे कपड़े मिलते हैं, चप्पल भी टूटी फूटी मिल जाती है, वो पहन के घुमा करो, पैसा ही तो बचाना है। आप अमीर हो गए, लेकिन आपका दिमाग अभी भी गरीबी की तरफ दौड़ रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि अमीर में इसलिए हुआ हूं कि मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है। आप अभी भी देख रहे हो कि मैं पैसा कैसे बचाऊं। पैसा गरीबों के पास नहीं आता साहब, लक्ष्मी जी साफ सुथरी जगह आती है। जिसने पैसा कमाया है वो स्किल देखती है, उसके बाद ही वो घर में प्रवेश करती है। कभी आपने देखा है क्या? चलिए आपसे एक बात पूछता हूं। एक मजदूर होता है, 8 घंटे काम करता है, 800,000 की दिहाड़ी कमाता है, ठीक है, आप ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है। एक डॉक्टर है, 8 मिनट भी पेशेंट को नहीं देखता और 800,000 रुपए कमा लेता है। चलिए अब थोड़ा सा बदल देते हैं इनको, ठीक है, या कॉर्पोरेट की बात करते हैं। कॉर्पोरेट टाई लगाया हुआ है, उसको लोग पैसे दे जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वाइस वर्सा हम शफल कर देते हैं। मजदूर को टाई लगा के बिठा देते हैं, और इस कॉर्पोरेट को वही मेले कुचेले कपड़ों में, टूटी फूटी चप्पल में बिठा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो कॉर्पोरेट वाले को 800 रुपए 8 मिनट के मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। बस सिंपल सी जवाबों का जवाब दे दिया कि कुल मिलाकर इमोशन ही है ऐसी चीज, स्टेटस ही है जिसके लिए आदमी भागता है। आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताता हूं मैं, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग अपना सबसे ज्यादा पैसा केवल ये दिखाने में खर्च करते हैं तरुण जी कि वास्तव में वो अमीर हैं। आप किसी को देख लीजिए, वो 10-10 दो आदमी हैं, 10-10 कमरों के मकान में रहते हैं। कभी तो उनका बच्चे का दोस्त आके पूछता है तुम्हारे माँ बाप में बनती नहीं है क्या? बोले क्यों? बोला घर के 2 आदमी एक कमरे में रह सकते, इतने कमरों में क्यों रहते हैं?
तो सिर्फ एक स्टेटस दिखाने के लिए घर जरूरी है। स्टेटस है सर, सबसे मेन चीज एक ही चीज है, जब तक स्टेटस ही नहीं होगा तो आदमी क्यों कमा रहा है। इसका थोड़ा सा मैथ्स समझाएंगे मुझे? जैसे मैंने कहीं सुना था किसी ज्ञानी के मुंह से कि जैसे अगर आप कोई लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं हाँ, तो आपके बैंक अकाउंट में उसका 3 गुना पैसा होना चाहिए तो आप वो एक कार खरीद सकते हो। अदरवाइज आप उसको लोन पे लोगे और फिर उसका आप जितनी की कार है उसका 2 गुना आप भरोगे। सेम विद हाउस ऑल्सो। अगर मेरे पास कुछ फॉर्मूला हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए तब मुझे घर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा देना भी तो बेवकूफी है ना सर। तरुण जी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा कहावत, पैसा। तरुण जी आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसके पास डिग्री होती है वो वही काम कर सकता है जिसके पास जिस चीज की डिग्री होती है, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं होती वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, ये दकियानूसी की बातें हैं। अच्छा, ये मतलब एक इन्फ्लुएंसर आता है, वो कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके बाद उसको खुद को भी नहीं पता कि क्या है। पर सर हमारी सर मैं कहावत एक है बात कि पूछ रहा हूं ना सर, यही तो बोल रहा हूं मैं। आप गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि घरवाली ने बोला, आपके बच्चों ने बोला कि हम स्कूटर पे बैठ के अच्छे नहीं लगते हैं, कल बारिश में निकल नहीं सकते, धूप बहुत तेज पड़ गई, हमको गाड़ी खरीदनी है। अब आप ये कैलकुलेटर लेके बैठोगे कि मेरा ये है और 3 गुना होना चाहिए, 2.70 हुआ तो क्या हुआ और 3.25 हुआ तो क्या हुआ। सारे के सारे फैसले ऐसे नहीं लिए जाते। फैसलों का तरीका होता है कि मुझे लेनी है या नहीं लेनी है, दैट्स इट। लोन पे लेनी है या नहीं लेनी है, दैट्स इट। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपकी जरूरत कितनी है। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। आप कोई भी लोन तभी लो, 3 गुना है, 2 गुना है, 1 गुना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा लोन तब लीजिए जब उस चीज से कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा हो। ठीक है, बेसिकली आपकी गाड़ी अगर पूरे टाइम खड़ी रहती है, ठीक है, आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ काम के अंदर आपके उबर में आप काम लगा सकते हो, अभी आपका नाम बना नहीं है तो मुझे लगता है कि वहां आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। एक टाइम आने के बाद आप ले लीजिए, क्यों आपको ईएमआई भरनी है? आपके पास 3 टाइम्स भी है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और एक है कि मेरे पास तो जितनी सैलरी है उतना ही करीब करीब मेरे पास है, उतनी की ईएमआई बन रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी को लेने से मैं सैलरी, मेरा जो ईएमआई है वो तो 9% से दे रहा हूं और मैं इस पे 18% से कमा सकूंगा। हो सकता है वो उबर चला रहा हो सकता है वो किसी ऐसी पार्टियों से मिलने रैली का काम जाता हो कि वो उबर से उतरने में सामने वाला उसकी रेट गिरा देता हो, उसको लगना चाहिए घर की तो गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो ईएमआई बेटर है। तो और अगर इंसान के प्रोज एंड कॉन्स अपने अपने देख के हर जने के अपनी अपनी सोच होती है सर, हर जने को हम एक तराजू में नहीं नाप सकते। ठीक है ना, तो आपको उसके लिए सामने वाले की नीड कितनी है, दूसरी चीज क्या वो दिखावे के लिए ले रहा है। दिखावट, बनावट और सजावट, इसी से आती है आपके अंदर गिरावट। ठीक है, बेसिकली आप गले के अंदर ईएमआई का पट्टा बांध के मत घूमिए, ये कोई हार नहीं है, ये आपकी हार है। ठीक है ना, सबसे बढ़िया चीज है कि आप अपने लिए कमाइए तरुण जी, आप बैंक वालों के नौकर मत बनिए। कमा आप रहे हो और किस्तें उनको दे रहे हो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वन गो में पेमेंट कर सकूं तो क्या मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जिसके लिए मुझे लोन लेना पड़े? सर 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग को पैर उस चादर में ही रखूं, ना कि उतने सर चादर में तो कभी भी मत रखो। अच्छा, चादरें छोटी हो जाएगी, और जब तक आप चादर में छोटे रखोगे, पुरानी जो कहावतें उनको मत पकड़ो यार। आज जो टाइम निकल रहा है, मतलब पहले लोग जो लेडीज उठती थी तो बोलती थी राम राम सुबह हो गई, आज बोलती है हाय राम सुबह हो गई। पहले मम्मी बोलती थी बेटा सो जा देर रात हो गई, अब बोलता है बेटा उठ जा, रात को काम कर लिया होगा, बहुत तक बच्चे उठाते नहीं है। तो वो चीजें छोड़ो, पुरानी कहावत है साहब कि पैर उतने ही पसारो जितनी आपकी चादर है। तो सब चादर तो वही रहेगी। आप जब छोटे थे, इसका मतलब आप बड़े ही मत हो, लंबे हो गए तो चादर से पांव निकल जाएंगे। और जिस दिन आपकी थॉट अगर ये रहेगी तो आप कभी कमाओगे ही नहीं, क्योंकि जो आपको चादर मिली है, आपकी सोच वही है, आपको पता है दाल रोटी खाना पीना सब मिल जाएगा, तो क्यों मेहनत करनी। जिस दिन आप ये सोचोगे कि चादर छोटी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्जरी होनी चाहिए, मेरी सोच बड़ी होनी चाहिए, बड़ा कमाऊंगा, क्योंकि ये चादर छोटी का तो क्या आपकी सोच को रोक के छोड़ देती है।
सोच को बड़ी करो सर, दायरे में बांध देती। सोच को बड़ी करो तभी आप कमाओगे। आप अब गरीब पैदा होते हो इसमें कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना गरीब मरते हो बहुत बड़ा गुनाह है। भगवान ने आपको तरुण जी 9 महीने की टेस्टिंग के बाद में करोड़ों करोड़ों जीवों को हराकर इस धरती पर लाए हैं। रेपिंग हुई है पूरी, टेस्टिंग हुई है पूरी। भगवान ने विश्वास जताया है कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, ये कुछ करके दिखाएगा। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो साला सुनते ही काम हो जाए। जिस दिन आप उस फॉर्म पे आ जाओगे, ये रील के चक्कर में जो आप काम करते हो ना, मतलब पढ़ लिख के भी गंवार बन गए, अंगूठे दिखाते रहते हो खाली ना। साला कॉन्स्टेंटली काम करो, कमाओ। उसके बाद चादर छोटी होगी तो नहीं खरीद लेंगे सर। चादर कितने की आती है, क्यों उस चादर के चक्कर में पड़े हुए हो। तो क्या सही तरीका है सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? क्या सही तरीका है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? कि जब मैं इन्वेस्ट करूं, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पूछ रहा हूँ, ना कि उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट का क्या सही तरीका है कि जब मैं उसमें इन्वेस्ट करूं तो बाय द टाइम जब मुझे उसको बेचने का टाइम आए तो मुझे एक अच्छी खासा प्रॉफिट हो। पहली चीज तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं होती, ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, रहने के लिए होती है या इन्वेस्ट के लिए होती है। हाँ, वही इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात है उसको होल्ड करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जहां ऑलरेडी रेटें बढ़ चुकी होती है, जब लोग बेचकर निकल रहे होते हैं बहुत सारा मुनाफा कमा के, उस समय आप एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। उस इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड इन्वेस्ट इन डेवलपिंग एरिया। ओके। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, आई एम पॉसिबल। कुछ नकारात्मक सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। ओपन और क्लोज एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, ठीक है। लेकिन आप सबसे ज्यादा ओपन किनके होते हैं? जिनके क्लोज होते हो। सिंपल सी चीज है। सेम चीज है इन्वेस्ट, यानी वेस्ट के अंदर इन करो, वेस्ट के अंदर इन करो आप, वही इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे आपका बात है कि प्रॉपर्टी को बेचना, सर तपेगी। ऐसा नहीं है, अगर जिस दिन वो जब प्रॉपर्टी बेचना चाहो हाथों हाथ अगर निकल जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग होती है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं शेयर्स में। जैसे एग्जांपल है, छोटे छोटे लाभ के लिए बहुत बड़ी कमाई को छोड़ देते हैं बेसिकली। लोग 8-10 साल रखो। सर प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो इंटरेस्ट अर्न करके नहीं देती, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्न करके देती है। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा जादू है, चक्रवर्ती का। सर चक्रवर्ती ब्याज। और अगर अजूबों की बात करें तो पहला नंबर इसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी यही बोल के गए हैं। क्या होता है सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? छोटी सी चीज है, ठीक है। सर आपने चेस खेला है कभी? हाँ, मतलब तो 64 बॉक्सेस होते हैं, 8x8, ठीक है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि आप एक छोटा सा काम करना, आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी ये काम करें, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है सर। और प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा सर। एक काम कीजिए, हम पहले बॉक्स के ऊपर 1 रुपया रखते हैं, ओके। दूसरे बॉक्स के ऊपर डबल करके 2 रुपये रखते हैं। हम 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, सब मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूं। इतना सबके पेपर है। पहले पे 1, दूसरे पे 1 इंटू 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, पांचवें पे 16, छठे पे 32, सातवें पे 64, एट्थ पे 128, नाइन्थ पे 264, 10th के ऊपर उसी हिसाब से मल्टीपल करते जाइए, ठीक है। एक का 264 तक आपको कैसा लगा? नॉर्मल है आपके लिए? 264 रुपए में साला अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खा सकते। क्लियर है? ठीक है। 9 साल लगा दिए आपने, या 9 बार खाने कर लिए। लेकिन 64 तक पता है आपको क्या होगा? क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते। आपके कैलकुलेटर के सारे जितने डिजिट्स है सब गायब हो जाएंगे। जो फर्स्ट सबसे बड़ा ट्रिलियनियर है एलन मस्क, वो तो कंगाल होगा ही होगा। उसके साथ जितने भी बिलियनियर्स है ना, मतलब हम उनके अंदर अडानी जी, अंबानी जी, आपके बेज़ोस हो गया, आपके जुबर्ग हो गए, सारों को लेकर सब कंगाल हो चुके होंगे सर। ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद जब उसका चक्र चलना होता है ना सर, इसीलिए उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। पहले राजाओं महाराजाओं को जो पूरे सब पे विजय प्राप्त कर लेता था तो उसको चक्रवर्ती बोलते थे ना, चक्रवर्ती सम्राट। तो उसी तरीके से सारे जितने ब्याज हैं उनका बाप जो है ना, वो है चक्रवर्ती ब्याज। जिस दिन किसी को चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझ में आ गया, आप किसी चीज में धंधा भी करना बंद कर दोगे साहब। मतलब आपको होल्ड करना आना चाहिए। जो तपेगा वही रहेगा, जो सहेगा वही रहेगा।
इसको एग्जाम्पल में बतलाऊं सर तरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। 40 साल पहले चले आप, बिल्कुल चलता है। ठीक है, दिल्ली की 40 साल पहले सबसे ज्यादा पॉश एरिया आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? 40 साल पहले सबसे पॉश एरिया सर सिविल लाइंस। सिविल लाइंस। तो सिविल लाइन के एक दो भाई थे सर, अब कोई स्टोरी की तरह बोलते हैं, दो भाई थे, दोनों ने बोला यार बहुत सुना है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तो व्हाई शुड विल नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो बोलते ठीक है, उस समय 2 करोड़ की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी सब, ठीक है ना, लेकिन बाय गॉड ग्रेस उनके पास 2 करोड़ थे, ठीक है, 2 करोड़ ने बोला चलो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फ्लैट तो उस समय हुआ ही नहीं करते थे, बंगलो हुआ करते थे। एक भाई ने बोला एक काम कर, 2 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लेता हूँ। सिविल लाइंस में? हाँ सिविल लाइंस में सर, सबसे अच्छी जगह थी, तो पैसा 2 करोड़ कम थोड़ी होते थे, वो बेस्ट जगह रहना चाहता था, बेस्ट आदमी था, उसने 2 करोड़ रुपए में वो बंगलो खरीदा। आई थिंक शायद 500,000 गज का उसका बंगलो आया होगा उस समय, आज तो नहीं आता। भाई को बोला यार एक काम कर, मैंने तो खरीद लिया, तू भी आ जा, तू भी खरीद ले। तो दूसरा भाई शर्माते हुए बोला भैया आपके पास तो 2 करोड़ है, मेरे पास तो 1 ही करोड़ है। बोला तेरे से नहीं हो पाएगा यार, तो गरीब है, गरीब मरेगा साला, कहीं से व्यवस्था कर, बैंक से लोन ले ले। बोले बैंक से तो लोन ले लूंगा, मेरे पास कमाई के कोई साधन नहीं है। बोला ठीक है, लेकिन उसको चुभ गई बात। बोला यार भाई ने बोला है गरीब है, गरीब मरेगा, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो रोज का रोज ताना देगा। बोला इन्वेस्ट तो करूंगा। तो बोले करोड़ रुपए में कहाँ करूं, इधर उधर देखे, समझ नहीं आया। तो उसके बाद देखा कि यार पास के अंदर जंगल है, एक काम करता हूँ वहां इन्वेस्ट कर देता हूँ। साउथ एक्स मान लीजिए 40 साल सर जंगल जो था वो आपके गुड़गांव था, नोएडा था, ये जंगल ही हुआ करते थे सर। केपी सिंह जी से पहले तो सब कुछ जंगल ही था। उन्होंने क्या किया कि बोला भाई साहब मेरे पास 1 करोड़ है, 2 तो नहीं है, एक काम करो मुझे 500 गज, 500 गज का, 1000 गज का प्लॉट दे दो। तो आप ब्रोकर बोलता है कैसा मजाक कर रहे हो, 1 थोड़ी दूंगा मैं तो 30 दूंगा आपको। 1 करोड़ में? 1 करोड़ में इतना सस्ता है, जंगल है, कोई देखना ही नहीं आता यहाँ पे। तो उसने बोला ठीक है, मैं तो लग गई बात, ले एक काम कर इन्वेस्ट कर दे। 40 साल के फ्लैशबैक से वापस आज पे आ जाते हैं सर। अब मुझे बताओ वो सिविल लाइंस में जो 2 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए थे आज कितने बड़े होंगे, और यहाँ पर जो उसने 1 करोड़ में 20 प्लॉट ले लिए थे 500-500 गज के, उसकी क्या कीमत हुई होगी? कोई कंपैरिजन है सर? मुकाबला नहीं सर। अगर आपने बिजनेस किया होगा, बिजनेस में जितने भी रुपए कमाए होंगे ना सर आपने, इसको कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप दिन रात 12 घंटे आपने काम किया, कहीं उधार है, कहीं टेंशन है, किसी से माल आना है, किसी का टाइम पे पहुंचा नहीं। आपने उन 40 सालों में जितना रुपया नहीं कमाया, कैलकुलेट करके देख लेना, उससे ज्यादा रुपए आपकी प्रॉपर्टी ने बिना आपके मेहनत के वो सारा कमा के दे दिया। क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, 365 दिन काम करता है, कोई संडे मंडे की छुट्टी नहीं है, इवन फेस्टिवल पे भी काम करता है, बंद नहीं रहता, और दिन में ही काम नहीं करता, रात को भी काम करता है। पैसा कमाने की बजाय प्रॉपर्टी को पैसा कमाने के ऊपर लगा दो सर, प्रॉपर्टी कमाई देगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जैसे उस समय सिविल लाइंस थी, कि एकदम पॉश एरिया थी जहां पर ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। और उस जगह जब लोग बेचकर निकल रहे थे उस समय आप बोलते हो कि मैं 30 मार खाऊं, मैं यहाँ पे इमोशनल मतलब ड्रिवन हूं, मैं तो यहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों करना भाई, प्रोफेशनल बनाओ, बी ए प्रोफेशनल यार। तो अगर आपने उस समय एक डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो शायद आप किंग बन चुके होते। सर कौन सा डेवलपिंग एरिया, वैसे अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं, अब जैसे एनसीआर तो सारा ऑलमोस्ट बिक चुका, हाँ, ऑलमोस्ट अपनी पीक पे है अब। तो आपके हिसाब से अब और कौन कौन से एरियाज एज एन इन्वेस्टर बचते हैं जिसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे एक अच्छा रिटर्न 20 साल 30 साल में मिले? सर पहली चीज तो ऐसी है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो पूरी तरीके से बिक चुकी होती है, रेटें महंगी में मिल रही है आपको, मिल सब जगह रही है, एक आम आदमी की सोच से बाहर होगी। हाँ मतलब मैं नहीं खरीद सकता अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मतलब अगर मुझे अब बिक तो कमिलियाज में अभी भी रहा है 200 करोड़ का, लेकिन मैं तो नहीं खरीद सकता। सर वो फ्लैट नहीं बिक रहा, वो बेसिकली स्टेटस बिक रहा है, स्टेटस बिक रहा है वो तो, ठीक है ना। कमेलिया के अंदर जो आप रोज का रोज ये रील्स वायरल हो रही है, ये जो जितनी रील वायरल होती है ना, उनको लगता है कि यार अब 200 करोड़ का नहीं, हमारा तो 250 करोड़ का बन गया फ्लैट है नहीं। और एक्चुअल क्या है उसमें, वही इमारत है, मार्केटिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, आपको एक जीरो से हीरो बनाया गया कि जिसने कमेलिया में प्लॉट ले लिया वो गिने चुने लोग हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आप कभी सैलेड खाने जाते हो, एक ठेले पे सैलेड लगाई हुई होती है,
आप अगर खाओगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ उससे ताजा सैलेड आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 स्टार होटल में तो शाम को आदमी जाता है, जब सब्जियां बच जाती है उस समय वहां का आदमी लेकर आता है और आपको परोसी जाती है। लेकिन फर्क क्या है, आप उस पर 10 रुपए में प्लेट नहीं खाते और 5 स्टार में जाके 200 रुपए दे देते हो। क्यों? क्योंकि स्टेटस आता है सर। आप जिसके साथ जा रहे हो उसको अगर ठेले पे ले जाओगे ना, आपने रोलेक्स पहनी हुई होगी ना, आपने एलवी के जूते पाँव में डाल रखे होंगे ना, तो बोलेगा साला नकली है। नकली होगा। और जैसे ही आप होटल में जाओगे ना, तो आपने कांच का टुकड़ा भी पहना हुआ होगा ना, बोलेगा हीरा है ये। तो ये सारा खेल जो है ना, स्टेटस। आप दिखाते कैसे हो अपने आप को, प्रेजेंटेशन का है सर। बिना प्रेजेंटेशन कुछ भी चीज नहीं है, यही है आपका कमेलिया। अब बात करते हैं आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की। फ्यूचर में देखिए, मुझे जितना लगता है अगर आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है कोई चीज में, तो आई थिंक आपको जिस सिटी में आप रहते हो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका वहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना है। एक इन्वेस्टर को बार बार करना होता है, वही इन्वेस्टर होता है, सिंपल सी बात है। तो उस जगह पे देखिए, मैं तो इतना ज्यादा आपको नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन जो काफी एनालिसिस करने वाले हैं, ब्रोकर्स होते हैं या काफी सारी जो एजेंसीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की ग्रोथ को एनालिसिस करती रहती है और वो डिफाइन करते हैं, और उसको कुछ रील वाले जो इन्फ्लुएंसर है वो आते हैं और बतलाते रहते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये है कि सर टियर 1 जो सिटीज हैं वो तो एकदम पीक पे, पिरामिड के टिप पे आ चुकी। ठीक है, प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि उसकी रेटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम इस चीज से है कि वहां लाइफस्टाइल भी नहीं रही। इतना एक्यूआई लेवल बोल दीजिए, इतना पार्किंग की प्रॉब्लम है, आपके डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, धुएं की प्रॉब्लम है। सबसे पॉश एरिया में रह रहे हैं। हाँ। है ये जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, पर नीचे आप एक गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मैं एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ ना। तो सबको लगता है कि आप टियर 2 और टियर 3 में शिफ्ट हो जाओ। टियर 2 में जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ लोग शायद लखनऊ को भी बोलते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर अयोध्या वगैरह के सामने थोड़ा सा वो पीक पकड़ा है। बाकी नॉर्मली लोग इंदौर को और जयपुर को बोलते हैं। ठीक है, तो इंदौर के बारे में चूंकि ठीक है हर सिटी ग्रो करती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं जो पर्टिकुलर बात कर सकता हूँ, और पर्टिकुलर आपका जिसको कहते हैं कि हम चूंकि एनसीआर में बैठे हैं, इसलिए मैं उसकी बात कर सकता हूँ कि मुझे लगता है टियर 2 सिटी के अंदर शायद जयपुर जो है वो बेस्ट है, क्योंकि जयपुर अब जयपुर बन गया। उसके पीछे लॉजिक्स है। सो पहले मुझे अगर जयपुर से आपके एनसीआर को में आना होता था तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 6-7 आवर्स मिनिमम लगते थे, क्योंकि टूटी हुई सड़कें, बीच बीच में ट्रक चल रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, बीच में से एकदम से कोई गाड़ी निकल के आ जाएगी, गाड़ी नहीं तो किसी की भैंस कुत्ता बकरी आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आप संभल के गाड़ी को चलाओ। ठीक है, पराली की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, धुंध वगैरह का चक्कर था, सब कुछ था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मुझे 2.5 से 3 घंटे के अंदर बड़े आराम से मैं जयपुर से एनसीआर को टच कर लेता हूं। अगर आप बीच में नाश्ता भी कर लेता हूं, मैं सिटी के अंदर की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में मुझे आपका हाईवे उतरने के बाद दूसरे कोने में जाना है तो शायद 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं जयपुर से और एनसीआर का जो हाईवे उतरने का सफर है 2.5 घंटे में पूरा कर लेता हूँ बड़े आराम से, डीएमआईसी के थ्रू। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद अभी नितिन गडकरी जी ने जो बोला, देश का पहला ई हाईवे जो बनना है वो दिल्ली और जयपुर के बीच में ही बनना है। ठीक है, तीसरी बात, आज जयपुर के पास में 3 एयरपोर्ट है। 2.5 घंटा आपको अगर दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर पे जाना होता है तो आपके 3-3.5 घंटे भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैफिक के टाइम में। हम 3 घंटे 3.5 घंटे में तो नोएडा वाला जो आपका जेवर एयरपोर्ट है वहां भी पहुंच जाऊंगा, इंदिरा गांधी टर्मिनल भी पहुंच जाऊंगा, मेरा जयपुर का तो है ही। अब तो देहरादून भी पहुंच जाओगे। खाली रोड कनेक्टिविटी नहीं बढ़ी है सर, रोड कनेक्टिविटी के साथ ट्रेन की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बढ़ी है। ठीक है ना, क्योंकि आज वंदे भारत या बुलेट ट्रेन सब चीजें चलने के लिए जयपुर एकदम रेडी है। पहले जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। हर जगह से कनेक्टिविटी है जयपुर के लिए। अच्छा चलिए, इनको छोड़ते हैं। लग्जरी के लिए आज पूरे इंडिया में जयपुर से बड़ा नाम कहाँ है? अगर आप जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, शादी मतलब जयपुर, रजवाड़ी शान और शौकत से जयपुर शादी करेंगे साहब। ठीक है, इसके बाद अगर रत्नों की बात करें, जेवर की बात करें, कुर्ती की बात करें, बेडशीट की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, जयपुर।
सर ये पुराना वाला जयपुर नहीं रहा जो 5-7 साल पहले था, जहां पर छोटे बच्चों की तरह सांप सीढ़ी का खेल चलता था। 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आती थी, अगले साल 5 साल के लिए कांग्रेस आती थी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। और अगर कांग्रेस राजस्थान में है तो सामने की साइड के अंदर सेंट्रल में बीजेपी है और वो उसका सारा का सारा बजट रोक देती थी। तो सर ये ऊपर से नीचे किसी तरीके से हम 100 के पास आए और 99 पे हमको सांप खा गया। तो वहां पर सबसे बड़ी चीज है, प्रॉपर्टी आज भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कीमत के ऊपर चल रही है। ओके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक स्टेबिलिटी आ गई। आज सभी स्टेट्स के अंदर, सेंट्रल में, राजस्थान में नहीं, हरियाणा, एमपी, सब जगह के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 साल का जो खेल है वो अब मुश्किल से ही चलेगा, क्योंकि पहले 5 साल की गवर्नमेंट बनती थी, 3 साल गवर्नमेंट रहती थी, 1 साल पुरानी गवर्नमेंट को समझने में निकल जाता था कैबिनेट में, और आखिरी का साल तो आप जानते हो फ्रीबीज बांटने में जाता था। वो वैसे भी उस टाइम कुछ काम करते नहीं थे। तो अब वो टाइम गया, अब 5 साल ही करीब करीब काम होगा, आप यूं मान लो, क्योंकि सामने अपोजिशन में कुछ भी नजर तो आता नहीं है। जयपुर को आप बोल रहे हो कि उगती हुई मार्केट है, इसमें अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ये सारी दुनिया बोलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपका कोई भी चीज होती है उसके लिए सिटी का जो मास्टर प्लान होता है आपको उसको समझना होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जयपुर का जो मास्टर प्लान था 2025 में एक्सपायर हो गया। अब उसमें छोटे छोटे होल्स की तरह कोई चीजें नहीं सजाई जा रही, बल्कि पूरे के पूरे नए जयपुर का निर्माण होना है। सीमाएं बढ़ा दी गई है, सब चीजें नई आनी है, एक नए विजन के साथ आना है। 2010 में लास्ट जो मास्टर प्लान बना था उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि इसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, यहाँ गाड़ियां इतनी बढ़ जाएंगी, यहाँ ट्रैफिक जाम फ्यूचर में ऐसा लगेगा। लेकिन आज जब 2026 में हम बैठ के 2047 के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ नया होना चाहिए। सर सबसे पहले चीज होती है प्लान, नक्शा बनना। किसी भी चीज का निर्माण तब होता है तरुण जी जब उसका नक्शा बनाया जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद नक्शे में हर चीज उकरती है कि मुझे कितना बड़ा कमरा चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कितना किचन चाहिए, कहाँ पे ड्राइंग रूम चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए। सेम उसी तरीके से सिटी में टॉयलेट और नक्शे, आपके किचन वगैरह तो बनाए नहीं जाते, वहां तैयारी की जाती है मास्टर प्लान के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। कहाँ पे रेलवे स्टेशन आएगा, कहाँ पे बस स्टैंड आएगा, कहाँ एयरपोर्ट आएगा, कहाँ रिंग रोड आएगी, कहाँ पर आपके मेट्रो आएगी, कहाँ पर आपका डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सारी चीजें आएंगी और उसी के हिसाब से उस सिटी का विकास होता है। तो जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बढ़िया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, मेट्रो भी है, रिंग रोड भी है, डीएफसी भी है, सब कुछ है वहां पर। ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले मतलब सिक के अंदर काउंट होती थी बीमारू, लेकिन आज की डेट में सब काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लग गए। ठीक है, तो आज का जयपुर पहले वाला जयपुर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर जो कनेक्टिविटी जब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और फ्यूचर का प्लान बनने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि जयपुर इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। और ये खासकर ये दिल्ली मुंबई हाईवे बनने के बाद से तो कनेक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग होगी। सर एक तो क्या है, वो आपकी जो कैपिटल है और आर्थिक कैपिटल है मुंबई, उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो प्रोग्रेस तो आनी है, इसमें कोई बात ही नहीं है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि जयपुर इज वन ऑफ द मार्केट्स जहाँ पे अभी बूम आने वाला है। तो जयपुर में भी तो कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे जो अभी आपको लगता है कि यार इसमें अगर मैं पैसा डालूं, आप अगर खुद डालना चाहें तो कहाँ डालूं? सर मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा ये थोड़ा सा बायस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जितना मुझे करना था इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, इससे ऊपर मैं समझूंगा, लेकिन पर्टिकुलर थोड़ा सा इसको हम लोग अलग मोड़ देते हैं तरुण जी। बेसिकली ये मेरे थोड़ा सा दिल के करीब है, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। बेसिकली पैसे की अगर बात करूं तो मैंने एक्चुअली क्या, भगवान से बाल्टी भर के पैसा मांगा था। उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर इतनी मेहर की कि उन्होंने ड्रम के ड्रम भर के मेरे सामने रख दी। पैसे के लिए तो मुझे भागना नहीं है, क्योंकि पैसा खुद मेरे पीछे भाग रहा है, लेकिन पैसे के साथ में मैं खुशी भी है जो वो मेरे पास बहुत सारी है। अच्छा परिवार कह लो, अच्छे दोस्त कह लो, अच्छा माहौल कह लो, सब कुछ मेरे पास है। तो पैसों की तो बात ही हम लोग यहाँ पे नहीं करते। अभी जब आपके पास पैसों के पीछे नहीं भागते हो तो आप क्या होता है, एक तरीके से रिटायर्ड हो जाते हो। तो हम जब बैठे, मुझे लगा कि आज 55 प्लस का हो गया हूं, तो क्यों रिटायर होके मरूं मैं, इससे बढ़िया कुछ काम करते मैं मरूं। तो अल्टीमेटली मरूं का मतलब
अभी बहुत लंबा समय मेरे को काम जीना करते है, हैं लेकिन एक लेकिन सर। जस्ट एक कहावत के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके अंदर अगर पैसों के पीछे भागूंगा तो उसमें इज्जत कम मिलेगी, क्योंकि वो खुद का स्वार्थ है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे दुनिया को भला हो। जब यूनिवर्स ने मुझे बिना मांगे जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा दिया है, तो वापस यूनिवर्स को वापस मैं लौटाऊं। पर वो Gratitude। कैसे हो सकता है ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी का भला करो, और वो भी ऐसे लोगों का जो खुद अपना भला नहीं कर सकते, मजबूर है। नॉर्मली आप किसी भी चीज में, चाहे पशु पक्षियों का भला कर रहे हो, गरीबों का भला कर रहे हो, वही चीज एक सोशल होता है। तो मैंने एक सोशल कोज लिया है, मैं एक उसके लिए ड्राइव चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि उसका जन्म पिछली 16 तारीख को हुआ है, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। ओके। शुरुआत है, लोगों के सामने ले जाके उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। और मुझे जो मैं चाहता हूं कि कुछ हजारों हजार किसान हैं, उनका मेरे बहाने भला हो जाए। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि उनका तो भला होगा ही, और कुछ जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी भला जरूर होगा। ओके। ठीक है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भला हो या ना हो, मैं लास्ट में जो बात बोलूंगा उसमें अभी का अभी भला होगा। लाखों रुपए के इनाम की बात करूंगा। अच्छा। सर, इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि एक जयपुर में जगह है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी या महिंद्रा सेज करके। ओके। वो कहाँ सबसे पहले तो लोकेटेड है, मैं उसकी बात बता देता हूँ। आज से अगर कोई 2023 तक कोई जयपुर आया होगा और उसने गलती से अजमेर रोड की तरफ उसने अपना गाड़ी मोड़ ली होगी, तो वो काफी गालियां दे के निकला होगा। उससे ज्यादा पैथेटिक, मतलब रुका हुआ ट्रैफिक शायद पूरे जयपुर में या राजस्थान में कहीं नहीं था। ठीक है ना। गूगल भी कंफ्यूज हो जाता था कि यार अभी पहले तो 15 मिनट बताया था, मेरे को 1.5 घंटा बताना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली वो जो अजमेर रोड है, 2023 के बाद काफी सारी वहां पे पुलिया बनी, पूरी रोड का सुधार हुआ, और वो आज की डेट में 2 सालों के अंदर इंडिया का, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, इंडिया का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रोड के अंदर नेशनल हाईवे बन चुका। तो अजमेर रोड से आप कहीं भी जा सकते हो, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, आपके अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कहीं भी आप जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, पैरेलल उसके एक रोड चल रही है जो है रिंग रोड। ठीक है। एक फ्यूचर, मतलब एक सोच है, वो आज के लिए नहीं बनी। जैसे मैं कभी गुड़गांव आता था तो मेरी आंखें चौड़ी हो जाती थी कि जैसे ही एम्बियंस मॉल के पास आता था, बहुत लंबी सारी चौड़ी सी, जहां पे 25-26 टोल बने हुए होते थे। सेम वो की वो स्थिति है, 26 टोल लगे हुए हैं वहां पे, और 10 लेन की चौड़ी है। इतनी चौड़ी रिंग रोड वहां पे बनी हुई है। ठीक उन दोनों के बीच के अंदर ये महिंद्रा सेज बसा हुआ है। ओके। अगर मैं बात करूं जयपुर की सबसे ज्यादा, कोई भी अगर जानता होगा जयपुर के बारे में, किसी की रिश्तेदारी है, वो पूछ सकता है, जयपुर की सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट जगह है, इट इज स्टेच्यू सर्किल, जो एकदम सेंटर में है। एमआई रोड जो सबसे मेन है, और उससे भी ज्यादा रामबाग सर्किल, क्योंकि स्टेडियम हो गया, रामबाग पैलेस जो सबसे वर्ल्ड का लग्जूरियस होटल्स में से दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, सब चीजें वहीं पर है। बिरला मंदिर या जितने भी हाई कोर्ट, कलेक्ट्रेट, सब कुछ वहीं पर है। ठीक है। इवन अपना क्या कहते हैं, आपका ये सेक्रेटरीट जो भी है वो भी वहीं पर है, असेंबली हॉल को भी। वहां से आपको सेज तक, महिंद्रा सेज तक पहुंचने में केवल एक कट लेना है। गूगल की कोई हेल्प नहीं लेनी है, एकदम स्ट्रेट जाना है, एक कट पे महिंद्रा सेज है। ओके। और आपको वहां तक, किसी भी इन तीनों जगह से वहां तक पहुंचने में नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। जयपुर की जो सबसे ज्यादा पॉश एरिया है, वैशाली नगर, जहां अगर आपको 40 फीट रोड पे प्लॉट लेना है या उससे ज्यादा पे लेना है, 3 लाख से नीचे नहीं मिलता। सेम कंडीशन है मानसरोवर। ठीक है। उन दोनों से मतलब 5-7 किलोमीटर के अंदर आप वहां पहुंच सकते हो। ओके। टच कर सकते हो एक बाउंड्री को। अच्छा। ठीक है। ये इटसेल्फ 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, इसलिए एक बाउंड्री को टच कर दोगे, बाकी तो आप महिंद्रा सेज में ही चल रहे हो बेसिकली। अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रीज की, तो आज की डेट में जयपुर का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी इसी महिंद्रा सेज से होता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क है। ओके। पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है। ऑरेंज और रेड जो आपका जोन होता है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो जयपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं राजस्थान की, वो सारी यहीं पे ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, ऑपरेशनल है, अपने 70,000 की वर्क फोर्स के साथ में। उस जगह पर कैन यू बिलीव
कि आज भी जो जमीन है वो 30,000 रुपए मीटर के अंदर मिल रही है, यानी 25,000 रुपए गज। पूरे राजस्थान में केवल एक दो जगह ऐसी होगी जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो एरिया है वो भी मीटर के भाव में बिकती है। नॉर्मली ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के साथ लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये जेडीए अप्रूव्ड नहीं है, बल्कि इसके माँ बाप ही जेडीए हैं। सेम एक ही 6 इंच की जो बाउंड्री होती है, कि ईंट का साइज 6 इंच ही होता है, 6 इंच इधर देखो तो किसी भी 40 फीट की रोड या उससे ऊपर के ऊपर प्राइवेट कॉलोनाइजर वहां पर तरुण जी 50,000 60,000 रुपए गज के अंदर जमीन बेच रहा है। ठीक है। और 6 इंच इधर जो सेम बाउंड्री शेयर हो रही है उसके ऊपर आज भी 25,000 रुपए गज के अंदर जमीन मिल रही है। आज की डेट में क्या होता है कि अगर कोई राजस्थान में हमारे प्राइवेट कॉलोनाइजर कोई अगर कॉलोनी काटता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 35-40% सर्विसेज के लिए जगह छोड़ता है, जिसमें पार्क, स्कूल, रोड्स वगैरह सब शामिल होता है, और ज्यादा कमाई के लिए 55 से 60% पे कंस्ट्रक्शन करके उसमें पैसा कमाता है। एकमात्र ऐसी जगह है राजस्थान की जो 75% ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है। मतलब फ्यूचर में वहां उतना ट्रैफिक का दबाव नहीं रहेगा, पोल्यूशन नहीं रहेगा, बड़ी बड़ी पार्किंग है, बड़े बड़े आपके पार्क हैं, अब फ्यूचर के लिए बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सब कुछ है वहां पर। मतलब ये स्कूल्स जो मैंने बताया वो तो अलग बात है, बाकी इंटरनल भी बनेंगे, अरे सब उसके पास में 7-7 हजार 8-8 हजार गज की स्कूल्स की बाउंड्रियां बना रखी है ऑलरेडी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बताया है, बाउंड्रीज बना दी उसने। ठीक है। तो हमने सबसे पहले बोला कि सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा हरियाली, ये ग्रीन है, 75% ओपन है, तो पहले नाम लगाया ग्रीन। उसके बाद कितनी बड़ी है, 14,000 प्लस प्लॉट्स की, करीब करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, इसलिए सिटी लगा दिया क्योंकि ये पूरी शहर यही है। और सेज को एज इट इज हमने रख लिया, तो इसका नाम हमने दे दिया ग्रीन सिटी सेज। ठीक है। अब हम इसको महिंद्रा सेज की बजाय ग्रीन सिटी सेज के नाम से बोलेंगे। ठीक है। तो अब बात यह है सर, हम लोग उस कंटेस्ट पे आ जाते हैं, उस बेसिकली क्विज पे आ जाते हैं, जिसका सब लोग शायद इंतजार भी करना होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन मार्क करता हूं यहाँ पे और कुछ कंपैरिजन भी देता हूं। ठीक है। अगर आपके ध्यान में कोई भी ऐसी जगह हो जो चाहे आपकी सिटी में हो, जहाँ एकदम उस सिटी के हार्ट से, सेंटर से वहां पर पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता हो, और एकदम डायरेक्ट अप्रोच हो, वहां की सबसे जो प्राइम लोकेशंस हो, जो सबसे एक्सपेंसिव जगह हो उसके एकदम नजदीक हो, 75% ओपन हो, 100% जेडीए अप्रूव्ड हो, जो आपका डीडीए हो सकता है, 100% लोनेबल हो। लोनेबल भी मैं एनबीएफसी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनलाइज बैंकों से भी लोन की बात कर रहा हूं। वो लीज होल्ड का पट्टा नहीं हो, फ्री होल्ड पट्टा हो, यानी हमेशा के लिए आपका हो गया, और इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है कि कल को आप 5 साल के लिए उसकी जमीन लेके बाउंड्री भी नहीं बनाओगे तो भी उस पर कोई डबल पट्टे की शिकायत नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आराम से आपकी जगह आपको वही मिलेगी। उस ऐसी जगह 25,000 की जो जगह है उससे आपकी 40,000 की जो जगह है उसका कंपैरिजन कर दीजिए। अगर आप कर पाए तो लाख लाख रुपए आप सबको मैं देकर जाऊं। अच्छा, ठीक है। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं सर, वो ये है कि मैं किसी भी दूसरी कॉलोनाइजर की कॉलोनी से इसको कंपेयर करूंगा, आपको बताऊंगा ये कैसे बेटर है। ये पूरी तरीके से सोशल कॉज है। मेरे पास कोई भी प्लॉट नहीं है, मेरा कोई सीटीए नहीं है, यानी कॉल टू एक्शन नहीं है, मैं कोई फॉर्म नहीं भरा रहा, इवन आपकी आइडेंटिटी मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, न आपका नाम, न कोई मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं चाहिए। प्राइवेट कॉलोनाइजर जहां पर जैसा हमने बात किया 30, 35, 40% ओपन एरिया छोड़ता है, यहाँ पर 75% ओपन एरिया है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑक्सीजन के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलोनाइजर कोई कॉलोनी बसाता है तो राजस्थान के नॉर्म्स कंडीशन के हिसाब से यू विल गेट ओनली 2 to 5% कमर्शियल स्पेस। ठीक है। कमर्शियल स्पेस ही आपकी जमीन को सबसे ज्यादा ग्रोथ देता है, क्योंकि आप किसी को चाय पिलाने बुलाते हो घर में तो वो बातें नहीं करता, लेकिन जब पैसे देकर भी कोई चाय पीने के लिए कहीं मार्केट में जाता है तो फुटफॉल आता है, फुटफॉल होती है तो बातें बनती है, बातें बनती है तो उसको रोज जो प्रोग्रेस होती है वो हो रहे जो रहेंगे उसी को वहां रोजगार मिलता है। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कमर्शियल होना जरूरी है। जहां पर 2 से 5% का प्राइवेट कॉलोनाइजर को कमर्शियल मिलता है, ग्रीन सिटी सेज में 30% का पर्टिकुलर आपके अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल है।
जहां कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है तो वो जो सस्ती जमीनें होती है, जब जमीन इकट्ठी करने निकलता है तो वहां वो तो खरीद लेता है, आसपास किसान खेती कर रहे होते हैं, यानी वो ग्रोथ में रोकने में सबसे बड़ी रुकावट है। आपने इधर 2 करोड़ का मकान बनाया, इधर 5 करोड़ का मकान बनाया, और बीच के अंदर वो बड़ी सी जगह के अंदर कोई गाय चरा रहा है, कोई हमारे वो थेपले बोलते हैं, गोबर वगैरह उसको सेक रखा है, तो आपका चीज ही खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, पूरे ग्रीन सिटी सेज के अंदर 40 फीट या उससे ज्यादा रोड है, 95% है, 5% रोड भी 40 फीट से छोटी नहीं है। ओके। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, 30 फीट की रोड है हमारे जयपुर के हिसाब से शमशान बन चुकी। उसका रीजन ये है, जयपुर का ये जो यूडीएच का बाइलॉज है उसके हिसाब से 30 फीट रोड पे यू कैन कंस्ट्रक्ट ओनली G+2 यानी ग्राउंड+2 कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लेकिन इन केस इफ यू आर हैविंग 40 फीट वाइड रोड्स देन यू कैन कंस्ट्रक्ट स्टिल्ट +5 फ्लोर। स्टिल +5 फ्लोर्स। तो डबल से भी ज्यादा हो गई। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो 40 फीट या उससे ऊपर के ऊपर करो, ठीक है। यहाँ 95% रोड्स जो पूरे 20 किलोमीटर की बात कर रहा हूं वो 40 फीट या उससे ज्यादा है, ठीक है। कंपैरिजन, और जबकि प्राइवेट कॉलोनाइजर में एक सेक्टर रोड होती है, उसके बाद संकड़ी संकड़ी बंद गलियां, और कहीं भी वो आज तो आपको खाली नजर आती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब लोग नजर आएंगे 30 फीट की गली जो होती है उसके अंदर 7 फीट की एक गाड़ी होती है, एक इधर लगती है, दूसरी तरफ दूसरी लगती है, 3 फीट का गेट खुलता है, तो बीच वाली जो गाड़ी है वो तो बेचारी फंसी जाती है, टेंशन में आ जाती है कि साला इधर से मडगार्ड टच होएगा या क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 फीट की रोड है। सिक्योरिटी के नाम पर सर प्राइवेट कॉलोनाइजर वाले क्या देते हैं आपसे? सबसे पहले तो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं मंथली। बिल्कुल। अकेला सेज ऐसा एरिया है, ग्रीन सिटी सेज ऐसा एरिया है जहां पर कोई आपको मेंटेनेंस नहीं देना। 5 साल के लिए भी अगर जमीन पड़ी है आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है क्योंकि आप खर्चा क्यों कर रहे हो उस पर। सही बात है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलोनाइजर बोलता है 3-4-5 कमरे दे दूंगा, 24 कैमरे दे दूंगा 24 आवर्स के लिए, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड बिठा दूंगा, यही होता है। समय ग्रीन सिटी सेज बोलती है तुम कैमरों की बात करते हो, तुम सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो, मैं तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन ही खोल रहा हूँ। एक तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन है ऑपरेशनल, उसके बाद बाकी जो पुलिस स्टेशन है उनकी पूरी बाउंड्री बना के और जगह चिन्हित कर रखी है, ठीक है। आपको प्राइवेट कॉलोनाइजर के अंदर अगर कोई कुछ खरीदने आता है तो गेट कीपर पूछता है, कोई आएगा नहीं। यहाँ पर चूंकि पूरा ओपन है इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े मॉल, पिक्चर हॉल, शोरूम सब कुछ आएंगे, क्लियर है। और यहाँ पर कोई भी संकड़ी गलियां नहीं है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां हैं। यहाँ कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह 1500-2000 गज के पार्क नहीं है, जिसी में स्कूल है, जिसी के अंदर प्ले ग्राउंड है, जिसी में आपने मंदिर बना दिया। यहाँ तो एक नहीं साहब, अनेकानेक पार्क भरे पड़े हैं, स्कूल भरे पड़े हैं, उनके साइज 5000, 10,000 गज के पार्क हैं, 22,000 गज के पार्क हैं, ठीक है ना। यस सर, आपके दिल्ली वाले तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो मैं कह रहा हूँ। उससे भी बड़ी बात है सर, इसका एक मैं ब्लॉक ई है करके 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके ग्रीन सिटी से। इसके एक ब्लॉक की बात करता हूं, ब्लॉक ई पालड़ी। सर हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। अच्छा। हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे एक पार्क है, खुद का पुलिस स्टेशन है, खुद का RSCB ऑफिस है, खुद का PHED यानी बिजली और पानी विभाग है, खुद के कम्युनिटी हॉल है, खुद का आप कह लीजिए डिस्पेंसरी है, खुद के बड़े बड़े मॉल है। मतलब आप जो सोचते जाओ वो सब कुछ है यहाँ पे। 1 किलोमीटर के रेडियस में तो दूसरे थाने आ गए, उसके बाद में मतलब 50,000 गज का कमर्शियल आ गया, फिर सेंट्रल पार्क आ गए, स्टेडियम आ गया, सब कुछ आ जाता है। और ये वर्ल्ड क्लास जो फैक्ट्रीज है वो भी इसी की टेरिटरी पे ही लग रही है। इतनी सारी सुविधाएं जो जयपुर किसी भी सिटी के एकदम सेंटर में है, प्राइम लोकेशन है, जिसकी कनेक्टिविटी इन रोडों से है, जिसके स्कूल्स हो या फ्यूचर सब चीजें वहां पर है। अगर किसी के पास भी ऐसी चीज हो कि 25,000 छोड़ 40,000 में भी कोई दे दे तो लाख रुपए देकर जाऊंगा सर। मुझे मालूम है कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये कोई मेरा सुझाव नहीं है, कोई मेरा बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर है। मेरे कहने से अपने पैसों को कहीं मत लगाना भैया, पैसा आपका है, आप उसको समझो, देखो, टेस्ट करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अगर मेरे कारण से आपका भला हो या नहीं हो, लेकिन उन किसानों का भला जरूर होगा, ये मुझे पता है। और मैंने जो इसका इनिशिएटिव लिया है, आपको उस पर बहुत बड़ी हंसी आएगी सर, मैं हकीकत बता रहा हूं, लेकिन पूरे होशो हवास में
मैं आपको बयान दे के जा रहा हूं, और बयान नहीं दे रहा, ज्ञान नहीं दे के जा रहा हूं, मैं गारंटी दे के जा रहा हूं। मैं अकेला ऐसा शख्स होऊंगा जो 20 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया जहां पर 14,000 प्लस प्लॉट्स हैं, उस एरिया की रेट नॉर्मली मैं अच्छे से जानता हूं कि एक प्रॉपर्टी को डबल होने में 6 से 7 साल लगते हैं। कोविड का टाइम छोड़ दीजिए, कोविड में ऑलरेडी बढ़ चुकी। आज की रेट में इस 25,000 की रेट को साल भर के अंदर 50,000 रुपए यानी डबल करके दिखाऊंगा। जिस दिन मैं ये कर लूंगा, ये पैसे जितने मैंने कमाए ना, मेरा सब भ्रम टूट जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। एक इनिशिएटिव जो लिया है, जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, जिसके अंदर मतलब लोगों की वाह वाह आती है, वो साला जो नाम होगा ना, ये पैसे सब बेकार हो जाएंगे। और ये करके आपको दिखाऊंगा। मतलब इतना बड़ा काम कि एक आदमी जो आपके शायद डीएलएफ भी 20 किलोमीटर को कवर नहीं कर रहा, मैं आपको आज साबित करके जा रहा हूं उस 25,000 की जमीन को। और 31 दिसंबर 2027 आप नोट कर लीजिएगा, 25 ठीक का है। 50 मिले। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जगह है, किसी का बाप उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। डिमांड एंड सप्लाई में 15,000 प्लॉट किसको बोलते हैं, 20 किलोमीटर किसको बोलते हैं। और मैं वैसे भी, मैं तो एनबीएफसी चलाता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। मेरा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड न कोई ऑफिस है, न कोई मेरी दुकान है, न कुछ भी है। मेरे से एक भी प्लॉट न तो मुझे खरीदना है न बेचना है, ठीक है। बावजूद इसके मैं तभी सफल होऊंगा, कल मैं ये बोल सकता हूं साला 55 साल से ऊपर की एज के अंदर मैंने वो काम कर दिखाया जो एक टीनेजर या यूथ नहीं कर सकता। और आपको आज गारंटी दे के जा रहा हूं, और ऑन एयर बोल के जा रहा हूं, ये होगा, हर हाल में होगा। मैंने अगर ठान लिया तो होगा, ये निश्चित है। 25 का 50 एक साल के अंदर। ये मैं मेरे से कमिटमेंट कर रहा हूं, आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा। ये मेरा कमिटमेंट है मुझसे, कि मुझे अगर 50 हो जाएगा तो संतुष्टि मिलेगी। ओके, बस सिंपल सी चीज। एज एन इन्वेस्टर या एज अ कंज्यूमर, अगर मैं रहने के लिए भी देख रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या ज्यादा सेफ है सर, जमीन लेना या जो हाई राइज में जो आजकल फ्लैट्स बिक रहे हैं 2, 2.5, 3 करोड़ के, वो लेना? सब बड़ी अजीब सी बात है। सवाल क्यों कोई पूछते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। बेसिकली आप एप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, मतलब रहने के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए, कि मैं रहूं भी और पैसा भी बढ़े? आप किस चीज का पर्पस? इन्वेस्टमेंट की। सर, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली बात तो है, कोई भी जो चीज आकार ले लेती है, मान लीजिए लोहा था, लोहा बढ़ेगा क्योंकि उसका यूज हर जगह है। वो गाड़ी भी बन सकती है उससे, प्लेन भी बन सकता है उससे, आपकी क्या नाम है, कुर्सी भी बन सकती है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी। लेकिन जब लोहे से गाड़ी बन गई, वो डिप्रिशिएट होगी, वो एप्रिशिएट कभी भी नहीं होती। सही बात। सेम हाल है सर फ्लैट्स का। कागजों में कीमत बढ़ रही है, आपके दिल में कीमत बढ़ रही है, वास्तव में वो कीमत नहीं बढ़ रही है सर। मैं प्रूफ करूं आपको? सर, एक फ्लैट आप लेते हो, आपका इन्वेस्टमेंट केवल फ्लैट तक होता है या उससे आगे भी होता है? सर, फ्लैट लोगे लिया उसके तो सर उसकी दीवारों के तो आप देखोगे नहीं है, आपके स्टेटस के हिसाब से उसका आप फर्नीचर भी लगाओगे, लकड़ी की अलमारी में लगा, लकड़ी की सब कुछ लगाओगे। उसके बाद हर महीने साल मेंटेनेंस भी दोगे। उसके बाद के अंदर उसके अंदर महीने का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलोगे, वो भी 12 महीने का कितना होता है जोड़ लीजिए। क्लियर है? अब सिंपल सी बात करते हैं सर, वो फ्लैट उस कीमत में शायद बिकना मुश्किल है। पहले की बातें छोड़िए, अब आज की रेट में उस कीमत में भी बिकना मुश्किल है जिस कीमत में आपने लिया है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लैट नहीं खरीदा है, आपने प्रमोशन खरीदा है। आपने फ्लैट नहीं खरीदा है, आपने एडवर्टीजमेंट खरीदा है। वो जो बिल्डर है, कॉलोनाइजर है, उसने लाखों लाख रुपए लगा के आपको बेवकूफ बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर लगाए हैं। उसने, जैसे आपने अभी कमेलिया की बात की, वो फ्लैट नहीं कर रहा है, वो स्टेटस खरीद रहा है। वो बताता है कि ये फ्लैट में ये सब कुछ है, और जब तक वो बिल्डर उस फ्लैट को बेच रहा है उसकी कीमत है। जैसे ही वो उस बिल्डर निकलता है दूसरे फ्लैट की तरफ, उसकी कीमत गायब हो जाती है सर। आप यकीन मानिए, और नहीं विश्वास हो तो आपके बराबर में आज देख लीजिएगा। आपका फ्लैट जो है, मैं मानता हूं कि वो 100 है, और ठीक आपके एक बिल्डिंग छोड़ के या बराबर वाली नेक्स्ट बिल्डिंग है, नया कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, उसके अंदर 90 ही गुण है। लेकिन कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, आपका फ्लैट अगर 90 रुपए में मिल जाएगा, वो फ्लैट 100 में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग ऑन है, उसमें बेचने वाले को पैसा मिल रहा है, वो बता रहा है, दुनिया को लेके आ रहा है, और आप दिल में खुश हो रहे हो ये सोच के नहीं कि मेरे फ्लैट की फ्लैट है उसकी कीमत घट गई। आप तो ये देख रहे हो बराबर वाले की फ्लैट की ये कीमत है तो मेरी भी होगी ना। सर, आपसे जब लेने आएगा ना तो कीमत नहीं लगाएगा,
तो सर ये जो नेक्सस है प्रॉपर्टी डीलर्स और जो बिल्डर्स के बीच का, क्या हाँ। सिर्फ इसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर आपस में? क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मैंने गुड़गांव का एरिया भी देखा हुआ, मतलब वहां पे इतने बायर्स नहीं है जितना रेट बढ़ा हुआ है, ये इन्फ्लेट कर रखा है रेट। सर हम लोग इसको नेक्सस या कार्टेल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ दो चीजें होती है सर। पहली चीज, जमीन की खरीद महंगी हो गई है। कंस्ट्रक्शन अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो वो महंगा हो जाता है। और जितना जमीन की खरीद और कंस्ट्रक्शन में लगता है, आप ये मान के चलिए 50% तो उसका मार्केटिंग में पैसा लगने लग गया, प्रमोशन पे पैसा लगने लग गया, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो उसको जब तक आप महंगा नहीं बेचोगे तो बिल्डर बेचारा क्या कमाएगा। अगर वो टाइम पे डिलीवरी दे देता है, ठीक है, देता है बिल्डर वैसे टाइम पे डिलीवरी? रेरा के हिसाब से वैसे तो देना चाहिए, लेकिन रेरा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये मैं इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं बोलूंगा। तो बेसिकली अगर खाली भी प्लॉट है, फ्लैट रह गए, तो इसलिए नहीं बेचता कि जितने का उसका खर्चा आ गया उसमें अगर कोई लेने नहीं आ रहा है तो वो क्या बेचेगा। और तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम हो गया। लोगों ने पहले कमाया, अब लगता है कि और ज्यादा कमाएंगे, और वो शुरू में इतना मांग लेते हैं कि कस्टमर आता नहीं है, और बाद में कम करते हैं तो कस्टमर इसलिए नहीं जाता कि साहब उसको पहले ही पता होता है तो ज्यादा मांग रहा है। तो ये खेल इस तरीके से चलता बड़ी है। बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें, पर आप रात को देखोगे तो 4 5 10 फ्लैट में लाइटें जल रही होती हैं, बाकी सब अंधेरा पड़ा होगा। हो सकता है सर, वो भी शायद बिल्डर ने जला के रखी हो कि साहब कोई इसको पहले आ देख गया। के बाई चांस आ जाए। तो सर 3 चीजें अगर मेरे को ऑडियंस को हमें बतानी हो कि भाई प्रॉपर्टी लेने से पहले, ताकि तुम फंसो मत, ये 3 चीजें चेक कर। सर यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है वो है आपके इसकी पेपर्स, उसके सारे अच्छे से चेक कीजिए, ड्यू डिलिजेंस चेक कीजिए, उसका लीगल चेक करवाइए, और मेक श्योर कि वो प्रॉपर्टी लोनेबल हो। ओके, ठीक है, आपको लोन लेनी या नहीं लेनी, आपको अगर लोन जरूरत भी नहीं है तो छोटा सा लोन ले लो, ताकि आप बैंक आपके लिए काम करना काम शुरू कर कर दे। दे, पहला। लीगल चेक कर ले सारा। सेकंड चीज है, उसको ये जो 10-20 सेकंड की जो रीलें बना रहे हैं, रियल से कभी भी रील से रियल नहीं बनता कुछ भी, उनकी बातों में मत आओ। आपको इंसान ने दिमाग, भगवान ने दिमाग दिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये काका फूफा नाना पापा, ये इनकी बातों में मत आओ, जिन्होंने आज दिन तक खुद ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और वो सबसे बड़े रायचंद ज्ञानचंद हुकमचंद बन के बैठे हैं, उन चंद लोगों की दिमाग मत लगाओ। आप पूरी तरीके से सोच समझ कर उसके मास्टर प्लान को, वहाँ की कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेक्टर प्लान, रोड्स को समझने के बाद, वहाँ क्या एमिनिटीज है, क्या फैसिलिटीज है, उसके बाद ही उस जगह में इन्वेस्ट करो। ओके, क्योंकि आज एआई का जमाना है, एआई उसकी काफी सारी चीजें आपको निकाल कर दे सकता है। काफी लोग हैं एनआरआई वगैरह है जो वहां पे बैठे बैठे प्लॉट खरीद लेते हैं। सर एआई आपको प्लानिंग बता सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा बराबर में से कितनी तेज बदबू आ रही है। आपको जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 10 ब्रोकर से मिलके उसकी रेट का एनालिसिस करना पड़ेगा। आफ्टर देन यू कैन परचेज बाय, अदरवाइज आप रिग्रेट करोगे। मतलब मेरा मानना यह है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि भविष्य में आपको अपने आप को या प्रॉपर्टी को रिपेयर नहीं करना पड़े। और तीसरा जो आपने लास्ट बात बोली, कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जहां पे लोग काफी सारा मुनाफा कमाकर निकलने की सोच रहे हैं, और आप अपने इमोशनल ड्रिवन होकर कि मेरे भाई ने यहाँ ले रखा है, मेरे दोस्त ने यहाँ ले रखा है, मैं वहां पर प्रॉपर्टी ले रहने के लिए, फिर भी ठीक हो सकता है क्योंकि इमोशनल हो आप, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी आपको राय नहीं दूंगा। और तीसरे के साथ एक बोनस पॉइंट और देता हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी फ्लैट्स में इन्वेस्ट मत करो, बने हुए विला बंगलों में इन्वेस्ट मत करो, हमेशा ओपन लैंड में इन्वेस्ट करो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, कोई भी हो। अच्छा सर, वैसे एक चीज बताइएगा, ये को सबसे ज्यादा बेटर क्या रहता है, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना या कमर्शियल में? सर मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आया, आप ये बता दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा सर। सर बेसिकली आप खुद समझदार हो, सबसे पहले दुकानें तब चलेगी ना जब वहां पे रिहायशी होगा। सही बात है। अगर रेजिडेंशियल ही नहीं होगा तो वहां पे दुकानें कैसे चलेगी? वो काफी जगह बंद सी नजर आती है, क्योंकि बिल्डर प्रमोशन ज्यादा करता है कमर्शियल का, उसका कारण है सबसे कम खर्च उसका उसमें आता है, कमाई उसमें होती है। एक मकान जब बनाता है तो उसमें कई सारी दीवारें बनानी होती है, आपको बाथरूम की एक्सेसरीज लगानी है, किचन की एक्सेसरीज लगानी है, इतने सारे गेट लगाने होते हैं, खिड़कियां लगानी होती है, फॉल सीलिंग करानी होती है, नीचे फ्लोरिंग करानी होती है।
और उसको जब कमर्शियल बेचना होता है 3 साइड दीवार लगाओ, 1 साइड शटर लगाओ, न तो फॉल सीलिंग करानी है, न फ्लोरिंग करानी है, और वो रेजिडेंशियल से कहीं ज्यादा ऊंची रेट में आपको बेचता है। तो कमाई किसके? बिल्डर के है। सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट किया और लोगों को भ्रामक कर दिया कि नहीं साहब रेजिडेंशियल नहीं, आपको कमर्शियल लेनी चाहिए। अरे भाई कमर्शियल ले लेंगे, पहले यहाँ बसावट तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के यूजर हो, यू शुड इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल। और आपको अगर पता है आप काफी काम कर रहे हो कितना बिक गया है वो एरिया है, तो कितने फिर लोग- आपको कमर्शियल में जाना चाहिए। और डिपेंड करता है आपकी समझ कितनी है। मैं 95% लोगों के लिए ये बातें बोल रहा हूँ, और 5% जो मुझसे भी कहीं ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है, मैं तो नया नया आया हूँ उसमें, वो ज्यादा बेटर समझते हैं, वो वही इन्वेस्ट करेंगे, मेरे से ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि उनको ज्ञान खुद सरस्वती जी देती है। अनिल सर थैंक यू सो मच आने के लिए और थोड़े से हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए प्रॉपर्टी को लेके। होपफुली जो भी नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा होगा एक बार थोड़ा जयपुर जरूर जाके देखेगा इस एपिसोड को देखने के बाद। नहीं, जयपुर जाए नहीं जाए वो आप उसका कॉल, मतलब ये हम अगर बोलेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है हाँ, तो वो एक बार जाके देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर जैसी एमिनिटीज आप बता रहे हो वो तो मुझे अपने दिल्ली एनसीआर में तो कहीं नहीं है जहां तक मुझे लगता है। नहीं तो बाकी ऐसी और नॉलेज के लिए देखते रहो मेरा शो द तरुण शर्मा शो। एपिसोड अच्छा लगे और लगे कि आपको कुछ मिला है इस एपिसोड को देख के तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करो, क्योंकि भाई हम लोग रोज न्यूज में सुनते हैं यहाँ पे स्कैम हो गया, इसके इतने पैसे डूब गए, प्रॉपर्टी भी इसने ली थी बेचारे ने, तो किसी को नॉलेज मिल जाएगी कि भाई नेक्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा ना हो। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम। नमस्कार।